नमस्ते दोस्तों। हर कोई पैसा बनाना चाहता है। पैसा कमाने के लिए हर कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, हर कोई एक्टिव है। खास करके जेन ज़ी जनरेशन के लोग या फिर जो 30 अंडर 30 की एज जनरेशन के लोग हैं, उनके अंदर तो एक अलग ही लेवल की एनर्जी है, अलग ही लेवल की एक्टिवनेस है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि उन लोगों ने अपनी एजुकेशन रिसेंटली कंप्लीट करी है। दूसरा, उन लोगों ने अपना जॉब या एक तरह से बिज़नेस जॉइन किया है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण उनकी ज़िंदगी की अभी एक काफ़ी बड़ी इनिंग पेंडिंग है या काफ़ी बड़ी इनिंग बाकी है। इस चल के वो लोग काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी एक्टिव होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अग्रेसिव डिसीजंस लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये अग्रेसिव डिसीजंस होते हैं, वो बिना किसी एनालिसिस के लेते हैं। अब अग्रेसिव डिसीजंस का मतलब लीवरेज लेना। एग्जांपल, लीवरेज मतलब होम लोन लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, पर्सनल लोन लेके गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना, किसी प्रकार का लैंड परचेज करना, शेयर परचेज करना, मार्जिन ट्रेडिंग करना। किसी भी प्रकार से आप लोन के एक्सपोजर में आ रहे हो, तो ये एक तरह से अग्रेसिव डिसीजन है। लेकिन हम लोग बिना किसी एनालिसिस के उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ले लेते हैं। आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि क्या लोन लेना सही है, क्या लोन लेके इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज तो ये, आज का जो टाइम है वो कंजम्पशन का टाइम है। हर कोई 5 लाख 10 लाख रुपए की सैलरी होल्ड करता है, 20 लाख की कार मेंटेन करता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का आईफोन मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप उस चीज को मैनेज कर रहे हो, उस चीज को वो जो कंजम्पशन लीवरेज है, उसकी तरफ नहीं भाग रहे हो, वो सोच नहीं है आपकी, तो पहली बात तो ये है कि आप बहुत बड़े ग्रुप से अलग हो। क्योंकि वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो कंजम्पशन लीवरेज लेता है, वो आदमी अपने ऊपर एक फ्यूचर में होने वाली इनकम पे आज ही बर्डन ले लेता है। अगर आप उससे ऊपर हो, कमाने की तरफ भाग रहे हो, तो आप बहुत बड़े ग्रुप से अलग हो। लेकिन अगेन, यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या लोन लेके इन्वेस्ट करें नहीं करें, ये एक समझने का पॉइंट बन जाता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस लोन की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस चलाते हो, आपने टर्म लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए या किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, मैं उस प्रकार के लीवरेज की या उस प्रकार के लोन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ वो लोन की बात कर रहा हूँ कि जो बंदा बिजनेस करता है, प्लस जॉब से सैलरी अर्न करता है, और वो साइड में किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर लेना चाहता है लोन से। हम वो डिसीजन की बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग हमारी करंट इनकम के साथ में एक लोन एक्सपोजर लेके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं या नहीं जाएं। आज मैं आपको एक शानदार फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। 3 से 4 मिनट की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरे डिस्कशन को एंड कर देगा कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने की बात है, अगर इस वीडियो से आप अपना कोई भी डिसीजन बनाते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में अपनी कैपिटल के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के साथ से डिसीजन लेना है। इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि लोन लेके इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हुआ। देखो, कंपाउंडिंग की एक जनरल थ्योरी है, जो मनी कंपाउंडिंग होती है उसकी एक थ्योरी ये है। आज अपन ने कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए कहीं, वर्सेस 1 साल बाद 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो ग्रो कौन से करेंगे, जो आज किए। सिमिलरली लोन लेके इन्वेस्ट करने का मतलब भी यही हुआ कि हम हमारी फ्यूचर पे होने वाली इनकम पे आज लोन बना के उसको आज ही इन्वेस्ट कर दें, सो दैट कि हमको जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो जल्दी मिलना शुरू हो जाए। यही थ्योरी है कि लोन लेके लोग बाग इन्वेस्ट करने के प्रति अट्रैक्टेड है। लेकिन हमको यही समझना है कि क्या आज हम लोग अपनी जो 50,000 1 लाख रुपए की सैलरी है या किसी प्रकार से महीने की 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम है, उसके बेसिस पे कोई लोन लेके इन्वेस्ट करे या ना करे। ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ ये चीज बेनिफिशियल है, और कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ ये चीज एडवर्स या बेनिफिशियल नहीं है। ये डिसीजन लेने के लिए मैंने एक छोटा सा कंसाइज एक कैलकुलेटर बिल्ड किया है। ये मैंने अपने लिए किया है, लेकिन मेरे को लगा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। देखो, इसमें बताता हूँ कि क्या क्या डलना चाहिए, क्या क्या इनपुट्स हैं, उसके क्या, उसके पीछे के क्या क्या मायने हैं, क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं आपको। तो सबसे पहले इसमें दिख रहा है आपको एनुअल आरओआई आफ्टर टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप लोग 5 या 6 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक तरफ तो लोन लेके एक तरफ बिना लोन लिए। तो आप 5 साल के अंदर एक अमूमन मान के चलो 15 से 20 टका का रिटर्न अर्न करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग एसआईपी में ही पैसा डाल दो, तो मैं मान के चलता हूँ 20 टका का रिटर्न। हालांकि ये 20 टका का रिटर्न बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं हायर साइड लेके चलता हूँ सिचुएशन को कि ठीक है, 20 टका का रिटर्न है। प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है। अब फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 2 4 5 साल सैलरी से अर्न किया होगा, कुछ ना कुछ सेविंग करी होगी, तो आपके पास में आज भी तो कुछ अमाउंट लमसम लगाने के लिए पड़ा होगा बिना लोन के। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास में 10 लाख रुपए होंगे, तो यहाँ मैंने 10 लाख रुपए एंटर कर दिए। अब फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी या मंथली इनकम, चाहे वो बिजनेस से हो चाहे वो सैलरी से हो, 60,000 रुपए के आसपास है। ठीक है।
और आपका एनुअल ग्रोथ कितना होगा। तो जैसे 60,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी अभी है, 1 साल बाद कितनी होगी, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी हर साल सैलरी 15% से ग्रो करेगी। ये भी अगेन हायर साइड है, 15% से ग्रो नहीं करती है जनरली, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी 1 साल 10% से ग्रो करी, दूसरे साल आपने स्विच किया तो आपको 20, 25, 30 टका का हाइक मिला। ऑन एन एवरेज 4 से 5 साल का एवरेज 15% बिठा के चलते हैं, कंसिडरिंग कि आप उसमें हाइक भी ले रहे हो, उसमें आप स्विच भी कर रहे हो या बिजनेस में आप ग्रो भी कर रहे हो, तो 15% का एक मैं नॉमिनल से लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने 15% का एनुअल ग्रोथ लिया है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो मैं 5 साल का लेके चल रहा हूँ फिलहाल। इसको अपन एक एग्जाम्पल और होम लोन के एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि 5 साल का अपन ने होराइजन लिया है। अब बात करते हैं लोन की। फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी सैलरी पे, देखो ये जो 60,000 रुपए का जो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आफ्टर एक्सपेंडिचर है, कि आपने रेंट का खर्चा कर दिया, आपने सारी चीजें कर दी। इसको आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी की 80,000 रुपए सैलरी होगी, उसने 20,000 रुपए महीने का खर्चा निपटा दिया होगा, और वो 60,000 रुपए तक की ईएमआई खुद की जेब से भर सकता है। तो ये 60,000 रुपए उसके पास पड़े हैं, और मान लो अगर वो लोन नहीं लेता है तो ये 60,000 रुपए पेन लेके इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि आपका रेशियो कम हो सकता है। जो आदमी बैचलर होता है उसके ऊपर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, शादीशुदा नहीं होता है तो। लेकिन जो आदमी शादीशुदा होता है तो उसके ऊपर अपनी फैमिली की, उसके अलावा दूसरी और भी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फिलहाल 70 से 80% उसकी जो सैलरी है वो इन्वेस्ट कर सकता है, कंसिडरिंग कि उसके पास में बहुत ज्यादा ताकत है या बहुत ज्यादा पेन लेने की कैपेसिटी है, कि यार मैं इतना तो पेन ले सकता हूँ, 20,000 रुपए में अपना महीना निकाल सकता हूँ। अगेन लोन अमाउंट लेते हैं अपन 25 लाख। आपकी 60,000 रुपए की अगर पेइंग कैपेसिटी है मंथली, तो आपको 25 लाख तक का लोन, पर्सनल लोन, जैसे तैसे असेसमेंट के साथ में, आपकी सिविल के साथ में, या आपकी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलता है, तो 25 लाख रुपए का अपन ने लोन ले लिया, और 10% तक का अपन ने इसका इंटरेस्ट बना दिया। अब देखो लोन भी 5 साल का है, अपन जब 5 साल को कंपेयर कर, यहाँ पे जो 5 साल डाला है ना, तो इसमें अपन ये दोनों चीजें डाल रहे हैं कि मैं लोन लेके 5 साल इन्वेस्ट करूं और बिना लोन लेके 5 साल इन्वेस्ट करूं। तो यहाँ 5 साल डालते ही ये चीज इंप्लाइड हो जाएगी कि आपने लोन भी 5 साल का लिया है। अब मैंने ये कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे स्ट्रेटेजी को, ठीक है। अगेन मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये जो कैलकुलेटर है ये मैंने अपने लिए बनाया है, ये कहीं कैलकुलेटर कुछ कमर्शियल नहीं है, इसके कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। ये मैं, मेरे को अपना जो डिसीजन लेना है, मेरे को मेरी कैपिटल के हिसाब से, मेरे को मेरी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से जो डिसीजन लेना है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। ये मत मानना कि ये कैलकुलेटर किसी प्रकार का कोई कमर्शियल चीज है। ना तो मेरे को इससे आप लोगों से पैसे कमाने हैं ना कुछ, बट फिर भी मैं आपको इसको, इसके एक आइडिया बताता हूँ, और फिर बाद में बात करेंगे कि आपको ये कैलकुलेटर कैसे अवेलेबल हो सकता है। अब देखो सबसे पहली चीज, आपने अपनी ईएमआई 88% का आपने अपनी ईएमआई बनवा ली है सैलरी का। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 60,000 है, तो आपकी मंथली ईएमआई बन जाएगी 53,000 रुपए के आसपास, ये 25 लाख के लोन पे। यानी कि जो बचे हुए 6 से 7 हजार है, वो भी इन्वेस्ट होंगे एसआईपी के थ्रू या किसी भी और मोड पे। उसकी जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न होगी वो भी सालाना 20% की होगी, ठीक है। अब ये जो पोजीशन अपन समझ रहे हैं, ये वो पोजीशन है जहां आपने लोन नहीं लिया। अब फॉर एग्जांपल आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी 10 लाख रुपए की, प्लस आपने जो टोटल एसआईपी कंट्रीब्यूशन किया है वो 51 लाख का किया है। फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपए की आज है, हर साल वो 15% से ग्रो करेगी, और ग्रो करते करते आप अगर हर महीने वो 15% जो इंक्रीमेंटल है वो भी सैलरी में, वो एसआईपी में इन्वेस्ट करोगे, तो वो आपका 51 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बैठेगा। अच्छा इसमें एक अजम्पशन है, इसमें ये अजम्पशन है, मैंने इसमें सालाना ग्रोथ नहीं करी है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अगर 7,20,000 रुपए आपकी ईयरली इनकम है, फिर उस पर 15% ग्रो करूं, नहीं। मैंने इसमें क्या किया है कि मंथली 1% का ग्रोथ दिखाया है। एग्जाम्पल जैसे 1 लाख रुपए की सैलरी है, उसमें सालाना 10,000 रुपए का ग्रोथ है 10% का। अब मैं उसको या तो ईयरली ऐड करूं या मंथली हजार हजार रुपए ऐड करूं, समवेयर अराउंड 800 हजार रुपए ऐड करूं, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाता है, इसलिए मैंने वो किया, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। लेकिन आप उसको अगर अपने हिसाब से बनाना चाहते हो इस मॉडल को, तो आप उसमें ईयरली ग्रोथ भी दिखा सकते हो। 15% की ग्रोथ थोड़ा सा इजी हो जाती है, क्योंकि आप जब वो स्विच करते हो या ग्रोथ करते हो, तो 15% की कैपिटल, 15% की ग्रोथ आपकी इनकम में इजीली अचीवेबल है। करंट सिनेरियो जो इंडिया की करंट सिचुएशन है, इकोनॉमिक साइकिल या इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, तो वो 15% अचीवेबल है लॉन्ग टर्म में, 5, 7, 10 साल के अंदर अंदर। अच्छा खैर, आपने 51 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एसआईपी के थ्रू, 10 लाख रुपए ऐसे इन्वेस्ट किए, 61 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 5 साल बाद में आपका 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट, आपका 1 करोड़ रुपए का वर्थ बैठेगा। जो आपने 61 लाख रुपए इन्वेस्ट किए वो 5 साल बाद हो जाएंगे 1 करोड़ रुपए, 4 लाख रुपए के आसपास। यानी कि टोटल आपने कैपिटल गेन अचीव किया है 42 लैक्स का। अब इस कैपिटल गेन पे मैंने कोई टैक्सेशन अभी ऐड नहीं किया है। अगेन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आप किस तरह से अपने टैक्सेशन को मैनेज करते हो, आप किस तरह से डिडक्शंस लेते हो। ये चीजें यहाँ पे अजम्पशन मैंने नहीं ली है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है।
लेकिन हाँ, एक जनरल आइडिया लेने के लिए इतना काफ़ी है कि भई 42 लैक्स का मेरे पास में बिना लोन लिए कैपिटल गेन हो जा रहा है। सिमिलरली अब मान लो आज मैंने 10 लाख रुपए मेरे पास में पैसा था, 25 लाख का मैंने लोन लिया, यानी कि अब आज इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास कितने हो गए? 35 लाख। तो मैंने यहाँ पे 35 लाख इन्वेस्ट कर दिए। मैंने मेरी सैलरी में से एक ईएमआई बाँध ली, तो ईएमआई हटा के मैं कितना एसआईपी कर पाया? 19 लाख रुपए का। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 54 लाख। अब देखो यहाँ पर एक एक ट्विस्ट है। यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 61 लाख, यहाँ मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है 54 लाख। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि 61 लाख में से जो बड़ा पोर्शन है वो बहुत बाद में इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो 54 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इनिशियली इन्वेस्ट हो गया, यानी कि उसके जो बड़े हिस्से का कंपाउंडिंग बेनिफिट है वो मुझे अभी मिल रहा है। और ऐसे करके जो मेरा यहाँ पे कैपिटल गेन बनता है वो बनता है 60 लैक्स का, वहां बन रहा था 42 लैक्स का। तो अगर अपन देखें यहाँ पर जो विनर है वो लीवरेज है, 10 लाख रुपए से ज्यादा का अपन ने अचीव किया है। तो इस सिचुएशन को अगर अपन देखें तो फिलहाल तो ये बनता है कि हाँ ठीक है, लोन लेना सही है, लोन लेके इन्वेस्ट करना सही है। हाँ, परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकते हैं या फिर ये सारी चीजें, ये जो वेरिएबल्स हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर अपन सारी चीजों को मान के चलें कि सेम है तो यहाँ पर लोन का डिसीजन तो फेवरेबल बनता है। लेकिन एक चीज बताओ, आपके पास में 5 साल बाद 1 करोड़ 5 लाख हो या 1 करोड़ 15 लाख हो, कितना ही फर्क है? 10% का ही तो फर्क है। लेकिन 5 साल तक आपने कोई ईएमआई बांध दी, आप जैसे मान लो जॉब करते हो, पहली बात तो ये आजकल टेक्नोलॉजी के लिए इतने इनोवेशन है, तो क्या आप जॉब कितने दिन सस्टेन रह पाएगी, कितनी सिक्योर है, कितनी नहीं है, कितने तरीके से आप स्विच कर सकते हो, वो चीज़ एक सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी बन जाता है। लेकिन अगर अपन देखें कि 5 साल के लिए अगर मैं कोई लोन या कोई प्रकार की ईएमआई ले लूं, तो मेरी ऑब्लिगेशन कितनी टाइट हो जाती है, मेरे को डेली एंजाइटी रहेगी, मैं नौकरी में ज़्यादा अपने आप को गम खा के रहना पड़ेगा, मैं ज़्यादा स्विच नहीं कर पाऊंगा या कोई बड़े रिस्क नहीं ले पाऊंगा। जैसे मेरे को मान लो नौकरी से स्विच करके बिजनेस में आना है, तो वो 5 साल के लिए तो मैं बंद जाऊंगा। तो ये 10 लाख रुपए के एडिशनल सरप्लस के लिए क्या मैं ये सारे रिस्क, ये सारी एंजाइटी या ये सारी टेंशन लेने के लिए रेडी हूँ? ये सवाल आपको खुद से पूछना है। अगर नहीं, तो क्या 1 करोड़ 15 लाख बनाया गया, क्या 1 करोड़ 4 लाख बनाया? तो फिलहाल तो मेरे लिए नॉन लीवरेज पोजीशन मेरी पर्सनली है। अगर मैं इस सिचुएशन में होता, मैं तो लोन नहीं लेता। 10 लाख रुपए कम कमाए सही 5 साल में, 10% मेरी नेटवर्थ कम हुई सही, लेकिन मैं टेंशन लेके नहीं जी सकता 60 महीने, इतने दिनों तक मैं टेंशन लेके नहीं जी सकता। मेरा डिसीजन तो फिलहाल यहाँ ये बनता है। लेकिन अगेन, मैथमेटिकली एक सवाल और आना चाहिए आपके दिमाग में, क्या लोन लेना हर सिचुएशन में ऐसा ही है? देखो मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें मैथमेटिकली है। अगर आपका आरओआई 35% बढ़ता है, मतलब 20% आपने लिया था एक कंजर्वेटिव आरओआई, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 35% का आपका आरओआई है, अगर आप 5 साल में 35% का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है कि जिसमें आप लोन लेके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो देखते हैं अपन कितना डिफरेंस है। 92 लाख का कैपिटल गेन है नॉन लोन से, नॉन लीवरेज पोजीशन से। लेकिन अगर लीवरेज स्ट्रेटेजी को देखें, 1 करोड़ 37 लाख, यानी कि मैंने लगभग लगभग 45 लाख रुपए ज्यादा कमाए। तो यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया? सॉरी, 45 लाख नहीं, 39 लाख। तो यहाँ डिफरेंस कितना ज्यादा आ गया? लगभग मेरी कैपिटल का 20-25% का फर्क पड़ गया, मेरी कैपिटल 20-25% से बढ़ गई। तो यहाँ मैं सोच सकता हूँ, अगर मेरे को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, मान लो कोई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी मिल रही है या कुछ इस तरह का चीज मिल रही है कि जो हर साल 35% का रिटर्न दे सकती है, तो मैं लीवरेज लेने की पोजीशन में हूँ। लेकिन अगेन सवाल ये है कि 35% का कंसिस्टेंट रिटर्न मिल पाएगा? क्या आपकी एनालिसिस इतनी एक्यूरेट है? क्या आपको इतनी सटीक एनालिसिस के साथ में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिल रहा है? वो एक सबसे बड़ा सवाल है, 35% वाला। चलो ठीक है, एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं। मान लो इन्वेस्टमेंट तो 20% की है, लेकिन आपको लोन बहुत कम रेट का मिल गया, मान लो 5% का ही मिला लोन। तो इस केस में भी तो देखो, अगर 5% का ही लोन मिला है, या लोन का अमाउंट, लोन इंटरेस्ट रेट और कम कर लेते हैं, क्योंकि 5% में तो मेरे को ज्यादा कोई वेरिएंट दिख नहीं रहा, 3% का लोन है, ठीक है। तो फिर देखो 20 लाख 18 लाख रुपए के आसपास का आपका सरप्लस हुआ है। जहां आप 42 लाख कमा सकते थे, वहां आपके 63 लाख हो गए। तो यहाँ पर भी एक डिसीजन कंसिडरेबल है। तो कहने का मतलब ये है, अच्छा चलो ठीक है, इसको 1% करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो 20 लाख रुपए सरप्लस करे, अब आपको यहाँ तो जापान से कोई लोन मिल जा रहा है कि आप जापान जाके आए, जापान में कोई पार्टी है, पार्टी ने आपको 1-2% में लोन दे दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बिल्कुल क्लोज टू जीरो, क्लोज टू 1%, क्लोज टू 2% है। अगर वो लोन का एक्सपोजर आपको मिल रहा है और आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, तो वो अपॉर्चुनिटी है आपके पास में लीवरेज लेके इन्वेस्ट करने की। दो ही ऐसे केसेस हैं, जब फिलहाल अब हमने जो 5 साल के टाइम फ्रेम में देखे कि दो ही ऐसे केसेस बनते हैं। यहाँ तो आपकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो, मतलब कि सॉरी आरओआई बहुत ज्यादा हो, आपका जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो ज्यादा हो। दूसरा, आपका यहाँ तो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो क्लोज टू जीरो, क्लोज टू 1 या क्लोज टू 2% हो। अगर वो केसेस होते हैं तो आपको लीवरेज की तरफ देखना चाहिए। लेकिन
प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे को ऐसे सिचुएशन बहुत रेयर पोजीशन में मिलते हैं। जैसे अगर कोई मान लो प्रॉपर्टी है, उसके पास में एयरपोर्ट बनना है, उसके पास में हाईवे निकलना है, और वे बिफोर अपने को अगर वो आइडिया लग जाता है, हमारी कोई साठगांठ है अंदर, हमको पता लग जाती है, क्राउड से पहले अपन के पास में वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो हाँ, हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 30 से 35% का रिटर्न। लेकिन वो बहुत रेयर सिचुएशन में होता है, बहुत सटीक एनालिसिस चाहिए, बहुत एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे। तो अगेन, इतनी एक्यूरेसी, इतनी सटीक, इतना दिमाग लगाने की आपके पास में टाइम, कैपेसिटी, एनर्जी हो तो लोन लेना चाहिए। या फिर आपके पास में कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रिक्योरमेंट की सुविधा हो, जापान से या कुछ ऐसी कंट्री से लोन ले लो जहाँ पे क्लोज टू जीरो, क्लोज टू 2% का लोन मिलता हो। तो ये फ्रेमवर्क बनता है। अच्छा, इस फ्रेमवर्क से देखो, इस फ्रेमवर्क में मैंने 2-3 चीज़ें अज़्यूम करके चली है, जैसे कि सैलरी हर महीने बढ़ेगी। जैसे 60,000 है तो अगले महीने वो 61 या 62,000 हो जाएगी, कंसीडरिंग 15% का सालाना ग्रोथ। उसके अलावा इसमें मैंने कैपिटल गेन के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए हैं। कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्सेस होते हैं वो भी डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, वो भी डिसीजन को वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कैपिटल गेन 40 लाख होता है नॉन लीवरेज में, और 60 लाख होता है लीवरेज में। फिर आपको जो 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इसमें गेन हुआ है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। नेट ऑफ टैक्स के बाद में आपका कितना बनता है। उसके अलावा सरचार्ज होती हैं, और जो हायर स्लैब्स होती हैं, वो सारे कंसिडरेशन करोगे तो हो सकता है डिसीजन और भी आपका कंसाइज और प्रिसाइज आए। लेकिन मेरे को मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए ये जो कैलकुलेटर मैंने अपने लिए बनाया है, काफी हेल्पफुल है। अब बात कर लेते हैं कि ये कैलकुलेटर आप बना सकते हो तो बना लो। मैं आपको बता देता हूँ बनाना कैसे है, वो भी सिखा देता हूँ। अब देखो, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए सिंपल सी आपको चीज चाहिए। अगर आपको एक्सेल या कोडिंग आती है तो ये कैलकुलेटर आप खुद बना सकते हो। आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसमें लिए हैं 7 वेरिएबल: आरओआई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, लोन, इंटरेस्ट, टेन्योर, मंथली सैलरी और सैलरी की ग्रोथ। उससे क्या किया है, मैंने ईएमआई कैलकुलेट कर ली। अब जैसे मान लो इस केस में मैंने 20 लाख रुपए का अमाउंट डाला हुआ है, 40 लाख का लोन डाल देता हूँ 9% से, तो यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट हो गई। जितना मेरा अमाउंट सैलरी, करंट सैलरी मान लो मैंने यहाँ पे डाल दी 1,12,000 रुपए किसी की भी, ठीक है। अब 1,12,000 रुपए में मान लो मैंने 35,000 रुपए की ईएमआई डिडक्ट करी, तो 76,000 रुपए जो बचते हैं, वो 76,000 रुपए मेरी फ्यूचर वैल्यू, मतलब जो 76,000 रुपए है वो री इन्वेस्ट हो जाएंगे, और री इन्वेस्ट होके 5, 7, 10 साल बाद में जो भी इसकी वैल्यू बनती है वो ऐसे बनेगी। तो आप इस तरह से अपना एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप एक्सेल पे खुद से बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। बट हाँ, अगर आपको ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर चाहिए तो मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर का। ये इजी टू मेड है, कोई ज़्यादा एफर्ट है नहीं। बट अगर आपको ये कैलकुलेटर चाहिए तो जो थोड़े बहुत मेरे एफर्ट हैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे अपनी एनर्जी लगाने के, उसके बदले मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करके मेरे साथ में मेरे को डीएम कीजिए। मैं आपको डीएम में इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर का लिंक दे दूंगा, इसका यूआरएल भेज दूंगा। अगर आपको किसी प्रकार से कैलकुलेटर हेल्प कर सके, आपके डिसीजन मेकिंग में आपको मदद कर सके, तो आप इसको कर सकते हो। इसको आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हो होम लोन के केसेस में। आजकल क्या है कि होम लोन और प्रॉपर्टी बनाने का एक अलग सिलसिला, एक अलग ट्रेडिशन शुरू हो गया है। लोग अब फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट के रिटर्न्स पता नहीं कितने बनते हैं, कितने नहीं बनते हैं। तो आप उसमें यहाँ ये चीज़ को एवेल्युएट कर सकते हो, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जा सकती है, जैसे सैल्वेज वैल्यू, कि अब कल चल के आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसमें ईयरली रिटर्न कितना है, उसकी सैल्वेज वैल्यू क्या है। आप बहुत सारे अपने हिसाब से वेरिएशंस कर सकते हो। तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आपको मैं कैलकुलेटर भी दे दिया। इन केस अगर आपको उसका पीछे का कोड चाहिए, ये एचटीएमएल कोड पे बना हुआ है, अगर आपको इसका कोड चाहिए तो मेरे से कोड भी मांग सकते हो। लेकिन अगेन, आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे आके रीच आउट करना पड़ेगा, मेरे को फॉलो करके मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको डीएम में प्रोवाइड कर दूंगा बिना किसी चार्जेस के, बिना किसी फीस के। थैंक यू। जय हिंद।